प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। योग और आयुर्वेद का जो पारस्परिक संबंध है उसके बारे में जानने बूझने से जीवन की कई स्थितियां और आसान हो जाती हैं। आयुर्वेद और योग को कदापि भी अलग नहीं किया जा सकता। ये एक ही समय में आज से दो से 2,500 साल पहले एक ही समय में दोनों का विकास एक साथ हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में ये दोनों इतने बृहत विज्ञान थे। इनको एक साथ सामंजस्य करके एक साथ लेके चलने से इसमें बहुत सारे विषयों को विषय वस्तु बहुत बड़ी हो जाती। इसलिए पतंजलि योग का और अग्निवेश के तंत्र आयुर्वेद का जो विकास है, धन्वंतरी की परंपरा का जो विकास है आयुर्वेद के रूप में, वो अलग अलग हुआ। अब इनका दोनों का आपस में संबंध के मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहला तो उदाहरण है कि आयु के बारे में, जीवन या जिसको हम मॉडर्न में लाइफ बोलते हैं, इसका जो ज्ञान है, इसके बारे में जो कंसेप्ट है, फंडामेंटल है आयुर्वेद में, वो 4 चीज़ों का संयोग है। शरीर, ये फिजिकल बॉडी, इंद्रियां, सेंसेस, मन यानी माइंड एंड आत्मा और सोल, इन 4 चीज़ों का संयोग जो है ये इस लाइफ का प्रतिपादन करता है या लाइफ बनाता है। तो शरीर की व्यवस्था तो हम आयुर्वेद से कर सकते हैं, इंद्रिया और इंद्रिय अधिष्ठानों की चिकित्सा या उनकी व्यवस्था हम आयुर्वेद में कर सकते हैं, परंतु मन और आत्मा को और इनके साथ जुड़े हुए इंद्रियों के कर्म को अगर संयमित करना है, सद दिशा में ले जाना है, तो योग की आवश्यकता अवश्य रहेगी। एक आम व्यक्ति भी आयुर्वेद के बारे में इतना जानता है कि वात, कफ और पित्त, इनका उचित समन्वय करने पर या इनको अधिकाधिक या इनके अति इत्यादि न हो तो स्वस्थ रह सकता है। सम दोषः सम अग्नि सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थेति अभिधीयते, ये आज WHO के द्वारा स्वीकृत की गई सबसे उत्तम स्वास्थ्य की परिभाषा है। तो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन का जो प्राप्ति है स्वास्थ्य के लिए, ये केवल और केवल मात्र नहीं, योग के द्वारा ये बहुत अच्छी संभव है, बहुत अच्छे तरीके से संभव है। क्योंकि शरीर का, इंद्रियों का और मन का, आत्मा का के साथ जब तक समन्वयित रूप से ये संयोग नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं कह सकते। अगर हमारा मन चंचल है, जो नहीं करना है उसको कर रहे हैं, जो करना है उसको नहीं कर रहे हैं, तो हम समन्वयित हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है और हम उससे स्वस्थ नहीं कह सकते। वाकई में आपने ये बताया कि क्योंकि मन और ये कहें कि उसकी गति तो इतनी वेगवती और स्वभाव उसका चंचल भी बताया गया है, तो उसको संयमित करना विशेष रूप से आज के इन संदर्भ में हम देखें जहाँ जीवन इतना आपाधापी से पूर्ण है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे लक्ष्य लोगों के दिमाग में रहते हैं या रखे जाते हैं या जहाँ वो काम करते हैं, और एक जीवन शैली भी हो गई है छोटे शहर से बड़े शहरों में आना करना। तो इन सब में रहते हुए ये कहें कि एक शान पे अपने को कसते हुए कैसे व्यक्ति अपने स्वस्थ, सौंदर्य और आरामदायी भी कह सकते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा मन ये भी चाहता है कि उसको सुख भी प्राप्त हो, तो कैसे इन सब के बीच में समन्वय रखे? हमें वास्तव में पहले सुख की परिभाषा को समझना होगा कि सुख क्या है। सबसे बड़ा सुख जो हमारे भारतीय ज्ञान में हमें दिया है, सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य सुख है। पहला सुख निरोगी काया है। और अगर आपको इसको बड़ा सुख मान के चलें तो हमारी भारतीयों की जीवन पद्धति जो आयुर्वेद में बताई गई है, जीवनचर्या, वो सारी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि को विश्राम स्थल पर जाने से पहले तक की जितनी सारे दिन की क्रिया है वो आपको स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर आप इसको पहला सुख मानते हैं तो आपको ये सब पालन करना होगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक लोकसभा में उन्होंने अपोजिशन का लीडर होते हुए एक बात कही थी, मैं वो उद्धृत करना चाहूँगा। ये सभा में बैठे हुए सभी लोग, मुझे क्या कोई बता पाएगा कि एक जीवन जीने के लिए हमें क्या आवश्यकताएं हैं? अगर आप वास्तव में स्वास्थ्य सुख लेना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा, क्योंकि आयुर्वेद में भी सबसे बड़ा कारण दुख का जो बोला है वो उपधा है, और उपधा का संस्कृत शब्द का अर्थ है इच्छा। और ये इच्छाएं जो हैं वो हमारे मन को
आत्मा के साथ और शरीर को आत्मा के साथ, इंद्रियों को आत्मा के साथ, प्राप्ति के साथ, सुख प्राप्ति के साथ ठीक रूप से जुड़ने नहीं देते। और इसके लिए अगर आप अपने मन को योग के द्वारा सम्यक रूप से संयोजित करने की व्यवस्था अगर करते हैं तो आप एक परम सुख की ओर प्राप्त हो सकते हैं। इसमें केवल मात्र योग में ध्यान में बैठने से नहीं होगा, इसमें आपको अपने शरीर पर संयम, क्या मेरे लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, उसका आपको ये बुद्धि विवेक, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से पहले विवेक होता है किसी भी विषय का, वो काम है बुद्धि का। आप जब तक बुद्धि विवेक को प्रयोग नहीं करेंगे अपने जीवन में, आप किसी भी क्षेत्र में ना तो ठीक से कार्य कर पाएंगे और ना ही आप सुखी जीवन जी पाएंगे। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें ये कहें कि बृहत संहिता कहें या बृहत्रयी कहें या लघुत्रयी कहा गया है, तो उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आयुर्वेद में 6 ग्रंथों को मूल मान के, बहुत सारे ग्रंथ हैं, इसकी तो सीमाएं नहीं है। भारत सरकार ने वर्तमान में अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 56 किताबों को आधिकारिक पुस्तकें मान के चले हैं, परंतु 6 किताबें मुख्य रूप से चरक संहिता जो कि काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता जो शल्य तंत्र प्रधान ग्रंथ है, और भागवत संहिता जो कि अपने आप में दोनों का समन्वित रूप है, दोनों को इकट्ठा करके जो बनाया गया है, ये इसको बृहत्त्रयी रूप से हम जानते हैं। और 3 जो हैं वो इन्हीं के सार रूप में के रूप में 3 छोटी किताबें हैं जिनको हम लघुत्रयी कहते हैं। ये शारंगधर संहिता है, योग रत्नाकर है, और इसमें भाप्रकाश है। तो ये, और लोगों में इसमें विमत भी है कि लघुत्रयी में ये किताब कोई मानता है कि ये वाली किताब है, दूसरा मानता है दूसरी किताब है, परंतु इनमें सार रूप में, संक्षिप्त रूप में वर्णन लघुत्रयी में आया हुआ है। जो 56 ग्रंथ आपने बताए हैं, उन 56 ग्रंथों में मुख्य रूप से क्या चीज़ें या क्या किस प्रकार की पुस्तकें शामिल हैं? उन सभी किताबों में आयुर्वेद का समग्र ज्ञान, आपको स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, ये जो उद्देश्य है आयुर्वेद का, इसकी प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है वो भी उसमें भरा है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी ये रोग अवस्था में कोई चला जाता तो उसके लिए रोग को कैसे निदान करना है, रोग के हेतु क्या है, रोग बनता कैसे है, और चिकित्सा कैसे करनी है। और इस चिकित्सा में उपयोग होने वाले जो औषध योग हैं उनकी भी वर्णन है। फिर इसके साथ साथ उन औषध योगों में उपयोग होने वाले एक एक द्रव्य का वर्णन भी इन सारी किताबों में हमें वर्णित मिलता है। जिन पुस्तकों की अभी हमने विस्तार से चर्चा की, आज हम जिस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं उसमें हम बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, और विशेष रूप से जो हमारे प्रौढ़ हैं उनके बारे में क्या कुछ खास तौर पर मिलता है? बच्चों के लिए विशेष रूप से एक ग्रंथ कौमार भृत्य करके, एक काश्यप संहिता नाम का एक ग्रंथ है जो कि लुप्त प्राय हो चुका था, और 1952 में ये नेपाल की लाइब्रेरी में, महाराजा की लाइब्रेरी में ये किताब मिली, परंतु जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिली। उसमें बच्चों की चिकित्सा के बारे में पूरा ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार से महिलाओं की रोगों के बारे में भी चरक, सुश्रुत, इवन प्रसव की पूरी प्रक्रिया जो आज हम जिस रूप से समझते हैं उस प्रकार से वर्णित है। वास्तव में ये संस्कृत में ये सारा ज्ञान होने के कारण इसको इतना महत्व नहीं दिया गया। ये सारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, और स्वस्थ कैसे रहे महिला और बच्चा, स्वस्थ शिशु का कैसे जन्म हो, इसकी सारी चिंतन जो है वो इस विज्ञान में पूर्ण रूप से की गई है। प्रौढ़ों के बारे में देखिए, रसायन विज्ञान एक अंग है, 8 जो आयुर्वेद के अंग हैं, जिसके लिए आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद भी बोलते हैं। उसमें एक रसायन का विषय है, रसायन तंत्र भी है उसमें पुस्तक, जिसका ज्ञान भी इन सारी किताबों में उपलब्ध रहता है। तो जरा को कैसे हम डिले कर सकते हैं, जरावस्था में हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका सारा ज्ञान जो है वो रसायन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इन ग्रंथों में आयुर्वेद, जिसको मैं एक लाइन में अगर परिभाषित करूं कि जीवन का विज्ञान, केवल स्वास्थ्य, जीवन का विज्ञान केवल बीमारियों का विज्ञान नहीं है आयुर्वेद। इसीलिए इसके 2 लक्ष्य दिए गए, स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर विकार प्रशमनम, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ, ये पहला लक्ष्य है, और दूसरा टू रिमूव द डिजीजेज, ये दूसरा लक्ष्य है। तो इसका पूर्ण ज्ञान जो है और सिस्टमेटिक वे में
ये पूरी व्याख्या जो है सिस्टमेटिक वे में ये व्याख्या की गई है, जिसमें शारीर का ज्ञान है, जिसमें पैथोलॉजी का के लिए सेक्शन है, फंडामेंटल्स के लिए सेक्शन डिवाइड किया गया और चिकित्सा स्थान जो है वो पूरे रोगों की चिकित्सा के लिए वर्णित किया गया है। फिर सुश्रुत संहिता में एक उत्तर तंत्र करके एक पार्ट ऐड किया गया है, जो बीमारियां इन पूर्व के ग्रंथ में रह गई, शेष रह गई, उनकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आगे है। और इसीलिए आयुर्वेद को दूसरा नाम अष्टांग आयुर्वेद की विशेषण के साथ भी कहते हैं। और उस अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, और शालाक्य चिकित्सा जिसमें डेंटिस्ट्री, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी आती है। देन इसके बाद हमारा आता है अगतंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी, इसके बाद रसायन, वाजीकरण। ये इस प्रकार से 8 जो अंग थे इस विज्ञान के, इनका वर्णन है। रसायन वाजीकरण में, रसायन में जरा व्याधियों के बारे में कि, और वाजीकरण में स्वस्थ संतान कैसे मिले, तो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों की के लिए विचार किया गया है कि स्वस्थ संतान उत्पत्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या आवश्यक है, वो सारा विज्ञान इसमें वर्णित है। तो इस अष्टांग आयुर्वेद में फिर चल के इसकी जो प्रयोजन बताया, इसका जो विभाजन जो किया गया आगे, प्रयोजन के अनुसार विभाजन है कि इसका प्रयोजन है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए और अगर बीमार हो गया है तो उसकी बीमारी का निराकरण कैसे किया जाए। तो प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ एंड क्यूरेटिव हेल्थ, ये 2 विषयों को इसमें समाहित किया गया है। तो फिर इसके जब व्याख्या की गई है आगे, तो व्याख्या में प्रत्येक संहिता ने अपना एक स्वरूप लिया है। जैसे सूत्र स्थान है चरक संहिता का, उसमें पूरे फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद से लेके सारी बात हुई है। फिर उसके बाद निदान स्थान, रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, वो सारा व्याख्या उसमें की गई है। फिर कल्प स्थान कि अगर कोई विष चिकित्सा के बाधा से हो जाती है, कोई टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड कोई इशू है, तो उसमें क्या क्या टॉक्सिक्स हो सकते हैं, उनका क्या निराकरण हो सकता है। फिर चिकित्सा स्थान में रोगों की चिकित्सा। और सुश्रुत संहिता ने तो एक और स्थान इसमें ऐड कर दिया, उसका नाम है उत्तर तंत्र। जो रोग बाकी विशेष रह गए उनकी व्याख्या अलग से कर दी। और एक सिद्धि स्थान चरक संहिता में ऐसा ही स्थान है जिसमें रोग में चिकित्सक को सिद्ध हस्तता प्राप्त करने के लिए, तो उसमें विशेष रूप से शोधन चिकित्सा जिसमें पंचकर्म आती है, उसकी विशेष रूप से व्याख्या जो है वो की गई है। फिर आपको इवैल्यूएट करना है कि हमने जो किया वो ठीक किया कि नहीं, तो प्रमाण होना चाहिए ना उसका। तो एक स्थान इसमें एक सेक्शन रखा विमान स्थान, तो उसमें आहार का क्या प्रमाण होगा, अगर आप रोग के निराकरण हो गया है तो उसका क्या प्रमाण होगा, क्या तो विशेष मान की व्यवस्था जो है वो वहाँ पर की गई। तो समग्र विज्ञान जो है वो क्लासिफाइड मैनर में, वर्गीकृत रूप में इसका वर्णन जो है वो किया गया है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मन जो है वो वात दोष के अधीन होके अपना सारे कार्य करता है। जैसे बात सूक्ष्म है, वैसे ही मन की सारी क्रियाएं जो हैं वो सूक्ष्म है, अनियंत्रित क्रियाएं हैं। और अगर हम अपने सतत अध्ययन से, सतत अपने अभ्यास से इस मन को नियमित करने का काम कर पाएँ और ये विवेक से मन को उस अवस्था में ला पाएँ कि मेरे लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, ये योग के द्वारा अगर हम सीख पाएँ तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग संबंधी जो प्रमुख पुस्तकें मिलती हैं उनके बारे में आप हमें बताएं। योग की जो प्रमुख पुस्तक है पतंजलि योग दर्शन, ये मूल पुस्तक है जो भी 2500 वर्ष पहले इस धरती पर ये ज्ञान आया था योग वशिष्ठ जी के द्वारा। तो यही पुस्तक है जिससे मैं समझता हूँ कि सारी योग की शाखाओं का विस्तार जो है वो हुआ है। योग संबंधी या आयुर्वेद संबंधी जो विभिन्न ग्रंथ हैं वे पर्याप्त प्रकाश डालते हैं कि हमारे देश में किस तरह की उन्नतिशील अवस्था या उन्नतिशील स्थिति रही है। किशोरावस्था या युवावस्था की ओर उन्मुख होना जीवन में विभिन्न परिवर्तनों को लेकर आता है। एक और शारीरिक, मानसिक तनाव, दबाव या हार्मोनल परिवर्तन, और दूसरी ओर जीवन की आपाधापी और बढ़ती चुनौतियाँ। इन सब के बीच हमारी किशोरावस्था या किशोर पीढ़ी या युवा पीढ़ी
योग, अभ्यास, ध्यान, एकाग्रता, धैर्य और उनके तमाम गुणों के साथ आसानी से जीवन को जी सकती है, मुकाबला कर सकती है और आनंद प्राप्त कर सकती है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में योग की महती भूमिका है। इस सकारात्मकता को कैसे अर्जित किया जाए, कैसे पाया जाए, कैसे इस सकारात्मकता का अभ्यासी हुआ जाए, ये सब जानना भी बेहद सुखद है। योग शास्त्रों में उम्र के हिसाब से या पुरुष महिलाओं के हिसाब से योग नहीं दिया गया, लेकिन जो भी आसन प्राणायाम दिए गए हैं वो सभी हर उम्र के लोग, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, प्रौढ़ हों, सब कर सकते हैं। परंतु अनुभव के हिसाब से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो योग कर रहा है वो किस उम्र का है, उसकी शारीरिक क्षमता या वो किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर योग करना चाहिए। जो साधारणतया 8 से 10 साल की उम्र के बच्चों को योग शुरू करवाया जा सकता है। उसमें आसन, प्राणायाम, ये दोनों ही क्रियाएं आराम से की जा सकती हैं जी। बहुत से आसन, प्राणायाम इस प्रकार के हैं जो उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास में बहुत योगदान देते हैं। तो बच्चे क्योंकि प्राकृतिक रूप से फ्लेक्सिबल होते हैं ज़्यादा, उनको कुछ भी आसन करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। वो आराम से कोई भी आसन, आसान या मुश्किल, आराम से कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि बच्चे यदि कम उम्र में से ही योग करना शुरू कर दें तो उनकी जो एजुकेशन है या उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो 15-16 की उम्र तक आते आते हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से सर्वांगीण विकास होता है। यूँ तो महिलाएं सभी आसन प्राणायाम कर सकती हैं, परंतु यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसको यह विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी गर्भावस्था कितना समय हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो उस काल में सब पीरियड्स के लिए अलग अलग आसन प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। एक ही प्रकार के आसन वो 8-9 महीने तक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जैसे ध्यान है, ध्यान वो पूरे 9 महीने तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 प्राणायाम हैं जो वो 4th, 5वें, 6ठे महीने तक भी आराम से कर सकती हैं। फिर भी उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी अवस्था कितने महीने की है। ऐसे ही जिन लोगों को मासिक धर्म, महिलाओं को मासिक धर्म होने वाला है, तो उनको भी पहले तो जो मासिक धर्म के 4-5 दिन होते हैं उसमें ना करें योग, विशेषकर ध्यान करें, वो चलेगा। प्रौढ़ावस्था या वयोवृद्धपन जीवन की वो संपदा है जो बहुत ही मुश्किल से, कठिनाई से और जीवन में तप कर अर्जित की जाती है। इसे कुछ लोग बुढ़ापा कहकर नज़रअंदाज करते हैं या भयभीत होते हैं। योग अभ्यास के द्वारा इन सब स्थितियों को आसानी से जीता जा सकता है। योग और उनके अभिन्न अंग इस जीवन को कितना सुखद, आसान और आनंदप्रद बना देते हैं, इस बारे में भी हमने बातचीत की। आहार और योग का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। योग की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक योग अभ्यासी का आहार जो है वो सीमित होना चाहिए, संतुलित होना, उसको मिताहारी होना चाहिए। उसका आहार सीमित हो, संतुलित हो, सात्विक हो और यथासंभव प्राकृतिक हो। प्राकृतिक आहार और सात्विक आहार होगा तो उसके मन की जो भावनाएं हैं वो सात्विक भावनाएं होंगी, और जो अभ्यास हम कर रहे हैं, चाहे वो योग का अभ्यास हो, आसन का अभ्यास हो, प्राणायाम का अभ्यास हो, उससे अधिकतम लाभ पाने की संभावना रहती है। हरी सब्जियां हैं, फल हैं, अंकुरित आहार है, फलों का रस है, सब्जियों का सूप है, ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में सेवन करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पोषक नहीं हैं, बाज़ार के आइटम हैं, तली भुनी चीज़ें, उनका प्रयोग सीमित करें तो ज़्यादा अच्छा है। अधिक नमक का इस्तेमाल नहीं करें, अधिक चीनी का इस्तेमाल नहीं करें। इस तरह से कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा आहार सीमित हो, संतुलित हो, सात्विक हो और यथासंभव प्राकृतिक हो। मैडम ऐसा है, देखिए बाजारीकरण है, आपका कहना सही है, लेकिन चोकर समेत आटा है, ये चीज़ें भी संभव हैं अगर हम उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें। हमारे पास जो इस तरह के रोगी आते हैं
हमारे ओपीडी में, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप बाज़ार का रेडीमेड आटा मत खाइए, आप उसको आटे को, गेहूं को चक्की में पिसवाइए और उसको चक्की वाले को बोलिए कि थोड़ा मोटा आटा पीसे। जब मोटा आटा होगा तो उसमें थोड़ी मात्रा चोकर की अवश्य होगी। आपका कहना बिल्कुल सही कि आहार पे बाजारीकरण हावी हो गया है और बाज़ार हमको प्रेरित करता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, पर बार बार हमारा कहना यही है, चाहे योग की दृष्टि से देखा जाए या प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा आहार जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, जितना सिंपल होगा, जितना प्राकृतिक होगा, उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। इस तरह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में योगाभ्यासी होकर उनका मुकाबला करना या उनसे समायोजन करना या उनसे आंखें चार करके जीवन को कितना सुखद और आसान बनाया जा सकता है, इसे कोई योगाभ्यासी ही जान सकता है। अब हमें कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।